सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज इस पार्ट में ये आपका चैप्टर कूलम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र का पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स एंड न्यूमेरिकल जो है डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू मिल सके, ठीक है ना। आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र और जो वेरियस सिस्टम्स है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के जो सिस्टम्स है, उन सिस्टम्स के लिए वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मजेदार रहेगा ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। देखो, टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करने से पहले छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या, वैद्युत क्षेत्र है ना। देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है सिंपल कि अगर हमारे पास निर्वात में, मान लो अगर हमने यहां पे क्यू चार्ज रख दिया, प्लस का क्यू चार्ज हमने रख दिया यहां पे, और इससे अनंत दूरी पर यहां पे मान लो एक प्लस का क्यू नॉट आवेश जो है यहां पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पर? अनंत दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन इज अराइज दैट, क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां पे ये जो क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, क्या इस पे कोई बल लगेगा? क्या ये बल अनुभव करेगा? ठीक ना। तो एक्सपेरिमेंटल आंसर आता है कि इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस क्यू नॉट आवेश पे कोई बल नहीं लगेगा। मतलब यहां पे बल जो है वो कितना जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन 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 मजेदार बात यहां पे ये है बेटा कि जब हम इस क्यू नॉट आवेश को अनंत से कहां लेके आते हैं, इस बिंदु आवेश के पास में लेके आते हैं, तो होता क्या है कि जैसे ये आता है तो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ये एक रीजन है और इस रीजन के जैसे ही अंदर आ जाता है क्यू नॉट चार्ज, तो ये धीरे धीरे एक कमजोर बल का अनुभव करने लगता है। और जैसे जैसे इस क्षेत्र के अंदर इस क्यू नॉट आवेश को इस प्लस क्यू आवेश के पास में लेके आते हैं, तो धीरे धीरे जो बल का मात्रा है या बल का जो परिमाण है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर अगर इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अगर आप रखोगे तो ये बल का अनुभव नहीं करेगा। क्या? ये बल का अनुभव नहीं करेगा क्योंकि इस क्षेत्र के बाहर है। तो ये जो आपका एक क्यू चार्ज है, ये जो एक आवेश है आपका पॉजिटिव क्यू आवेश, तो इसने क्या कर रखा है, इसने अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ, अपने वातावरण में या जिस लोकेशन पे ये रखा हुआ है उसके चारों तरफ उसने एक फील्ड बना रखा है, एक क्षेत्र, एक रीजन क्रिएट कर रखा है, एक स्पेस क्रिएट कर रखा है, एक रीजन क्रिएट कर रखा है, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। तो उस क्षेत्र के अंदर अगर किसी एक दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो वो आवेश उस क्षेत्र की वजह से एक बल का अनुभव करता है। जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी आपको पता है अपने चारों ओर क्या बना रखा है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना रखा है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो अगर उस क्षेत्र के अंदर है तो पृथ्वी आपको खींचता है नीचे की तरफ। अगर आप उस क्षेत्र के बाहर है तो पृथ्वी आप पे कोई बल नहीं लगाता है। उस केस में आप पे लगने वाला बल कितना होता है? जीरो होता है। तो सेम यहां पे सेम फिनोमेना चार्ज के साथ भी होता है कि चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाता है? एक क्षेत्र बनाता है। अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई एक दूसरा आवेश है, एक दूसरे आवेश को रखेंगे तो दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करेगा। अगर उस क्षेत्र के बाहर है तो ये आवेश जो है बल का अनुभव नहीं करेगा। तो इस रीजन को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन सिंपल, इसको हम डिफाइन करेंगे। देखो, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को
रखने पर एक बल का अनुभव करता है। ठीक ना, किसी अन्य आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी एक अन्य आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है, तो उस बल को हम बेटा कहते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सिंपल। कैसी राशि है भाई? यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया होगा, थोड़ा सा आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अगर देखो सिंपल, अगर आप यहां पे Q0 चार्ज या एक बिंदु आवेश को यहां पे रखते हो, एक प्लस Q आवेश को अगर आप यहां पे रखोगे, तो आपके पास यहां पे एक बिंदु है A, यहां पे एक बिंदु है B और यहां पे एक बिंदु है C। ये तीन बिंदु है, अलग अलग दूरी पर है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे अगर एक Q0 टेस्ट चार्ज को रखोगे, अच्छा इस पोजीशन में आप यहां पे एक Q0 टेस्ट चार्ज को रखोगे, अच्छा अब इस पोजीशन में एक Q0 टेस्ट चार्ज को रखोगे, कहां? अलग अलग पोजीशन में। तो आपको पता है एज अ जनरल वैसे आप बोल सकते हो कि सिंपली इन तीनों बिंदुओं पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रख देंगे, टेस्ट चार्ज मतलब यहां पे परीक्षण धन आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत छोटा और जिसका परिमाण क्या होता है? बहुत छोटा और नेचर में वो धनात्मक होता है, तो उसको हम बोलते हैं परीक्षण धनावेश। तो यहां पे जब हम परीक्षण धनावेश को रखेंगे बेटा, तो उस केस में आपको पता है कि ए बिंदु पर जब इसको रखेंगे तो यहां पे बल लगेगा Fa और यहां पे बल लगेगा Fb और यहां पे बल लगेगा आपका Fc। तीनों पे अलग अलग बल लगेगा। और उस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो यहां पे ये जो बल है Fa ये ग्रेटर होगा आपका किससे? ये ग्रेटर होगा Fb से, और Fb पे जो लगने वाला फोर्स है ये ग्रेटर होगा Fc से। इसका मतलब A यहां पे बल ज्यादा लग रहा है, B पे A के कंपैरिजन में कम लगेगा और C पे A और B के कंपैरिजन में और कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अलग अलग है। इन तीनों बिंदुओं पर A B C जो बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अलग अलग है। मतलब यहां पे A बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, B पर A के कंपैरिजन में कम होगा और C पर A और B की तुलना में और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के सापेक्ष क्या होता है? चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी हमें परिभाषित करना पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? एक सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट लिया कि यहां पे मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर अगर हमने एक यूनिट चार्ज को रखा है, यूनिट चार्ज हमने एकांक आवेश को रखा। कैसा आवेश? एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक धनावेश क्या रखा हमने एकांक धनावेश जिसका परिमाण कितना है? 1 कूलम है। एकांक धनावेश का मतलब जिसका परिमाण कितना होता है? 1 कूलम होता है। तो अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर 1 कूलम का धनावेश रख देते हैं और उस 1 कूलम के धनावेश पर जितना बल लगेगा वो बल उस बिंदु पर जहां पे धनावेश को रखा गया है उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वो बताएगा। लेट्स से अज्यूम करते हैं यहां पे हमने ये जो A, B और C बिंदु पर हमने एक एक कूलम का धनावेश रखा है। अगर A बिंदु पर मान लो उस 1 कूलम धनावेश पे अगर मान लो यहां पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर B पे 8 न्यूटन लग रहा है एकांक धनावेश पे बल, तो उस केस में B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर C बिंदु पर मान लो यहां पे कितना 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसका मतलब C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सिंपल फंडामेंटल है
कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस बिंदु पर आप क्या करोगे, एक एकांक धनावेश को रख दोगे और वो एकांक धनावेश जितना बल का अनुभव करेगा, जितना बल का परिमाण होगा, वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र आपका एक सदिश राशि है, तो बेटा सदिश राशि में एक डायरेक्शन भी होता है। तो सदिश राशि में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा यहाँ पे, तो दिशा सिंपल सा है कि जो धनावेश है, परीक्षण धनावेश है, वो परीक्षण धनावेश जिस दिशा में बल का अनुभव करेगा, जिस दिशा में बल का अनुभव करेगा, वो दिशा जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे यहां पे अगर आपने एक प्लस का क्यू चार्ज रखा है और इसके पास में यहां पे आपने एक परीक्षण धनावेश जिसको क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, अपने क्यू नॉट धनावेश को यहां पे आपने रख दिया, ये प्लस का है, तो आपको पता है इस बिंदु पर ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और जब प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पे बल किस दिशा में लगेगा, आपका बल इस दिशा में लगेगा। जब बल इस दिशा में लग रहा है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। लेट्स से अज्यूम, मान लेते हैं यहां पे एक हमने माइनस का क्यू आवेश रख दिया इस बिंदु पर और इसके पास में यहां पे हमने एक परीक्षण धनावेश रख दिया प्लस क्यू। तो आपको पता है ये नेगेटिव है पॉजिटिव, बल कहां लगेगा, आकर्षण का इसकी तरफ लगेगा, इस दिशा में लगेगा, तो बल इस दिशा में, तो अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आपका काम करेगा। आई बात समझ में, कुछ बातें समझ में आ गया। तीव्रता कैसे डिफाइन करेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा और उसकी दिशा किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा उत्पन्न किया गया हो या नेगेटिव चार्ज के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हमने एक परीक्षण धनावेश को रखा है और ये परीक्षण धनावेश जिस दिशा में बल का अनुभव करेगा, वो दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखो, दिमाग में भर लो कि जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। बस आगे देखो डेफिनेशंस, देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे, देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है F इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, इज इक्वल टू F अपॉन क्या जाएगा बेटा, Q नॉट हो जाएगा। ठीक, तो डेफिनेशंस मैं अपने हिसाब से भी लिख देता हूं, आपका डेफिनेशंस में लिख देता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे डेफिनेशंस का बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ऐसे लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है जिसका परिमाण वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, चलो लगने वाले बल के बराबर होता था, तो दिशा तथा
दिशा वैद्युत तथा दिशा परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होता है। किसके अनुदिश होता है? जो बल लगने वाले बल जो है बल की दिशा के अनुदिश होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बेटा, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या जाएगा, F अपॉन Q नॉट। तो E इज इक्वल टू आपका जाएगा F अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को रखेंगे, किसको, एकांक धनावेश को रखेंगे, तो एकांक मतलब 1 कूलम आवेश को रखने पे जो जितना बल अनुभव करेगा वो बल आपका वैद्युत क्षेत्र के इक्वल होगा। एकम कूलम पे जितना बल लगेगा वो आपका किसके बराबर होगा, वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। लेट्स से मान लेते हैं Q कूलम आवेश जो है वो F फोर्स का अनुभव कर रहा है, Q कूलम आवेश F न्यूटन फोर्स का अनुभव कर रहा है, तो उस केस में 1 कूलम कितना अनुभव करेगा भाई, 1 कूलम धनावेश कितना अनुभव करेगा, 1 कूलम धनावेश मतलब कितना बल अनुभव करेगा। तो अगर उसको देखेंगे तो ये F अपॉन Q हो जाएगा। क्या जाएगा, F अपॉन Q, है ना। अगर F अपॉन Q 1 कूलम चार्ज बल का अनुभव कर रहा है और 1 कूलम चार्ज जितना बल का अनुभव करेगा ये किसके बराबर होगा, ये वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या जाएगा, F अपॉन Q या Q नॉट। Q नॉट यहां पे क्या है, परीक्षण धनावेश है, परीक्षण धनावेश है। यस, बहुत बढ़िया। चल ये तो हो गया। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की बात कर लेते हैं, है ना। तो मात्रक होता है, देखो F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, या इसको वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिखा जाता है। तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाओ। अच्छा, आपसे पूछेगा भाई बीमा बताओ, बीमा बताओ, बीमा। तो आप कहोगे बीमा सिंपल है, न्यूटन का होता है mL/T-2 और कूलम का होता है AT, कूलम का होता है भाई AT। तो सिंपल आपका ये हो जाएगा mL/T-3 A-1। ये बीमा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सिंपल सा यहां पे आपका बीमा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल। मान लेते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र यहां पे है आपका, एक वैद्युत क्षेत्र E है जिसकी तीव्रता कितना भाई, E है, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हमने एक परीक्षण धनावेश को रख दिया, यहां पे Q नॉट आवेश को रख दिया, तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो Q नॉट आवेश है कितना बल का अनुभव करेगा। तो उस बल का अनुभव अगर कराए हम इसको, तो सिंपली तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। अभी हमने डिफाइन किया था, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो यहां से F किसके इक्वल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेटा Q नॉट इंटू E, Q नॉट इंटू E। तो देखो F जो है वो Q नॉट E के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर Q नॉट E, मतलब वैद्युत क्षेत्र की अगर उस आवेश के परिमाण से गुणा कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक धनावेश को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो धनावेश जिसका परिमाण Q नॉट है वो कितना बल का अनुभव करेगा, वो F इज इक्वल टू Q नॉट E के बराबर बल का अनुभव करेगा। अच्छा, अब बल की दिशा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में या पॉजिटिव चार्ज में अगर बल की दिशा की बात करेंगे F, या ऐसे लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। धनात्मक आवेश, धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो जो आपका धनावेश होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे यहां पे ये धनावेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, तो बल इस दिशा में लगेगा, इस पे बल इस दिशा में ये अनुभव करेगा। अगर इस पे अगर एक नेगेटिव चार्ज को रख देंगे बेटा, यहां पे मान लो माइनस का क्यू आवेश को यहां पे रखा गया है, माइनस क्यू आवेश यहां पे रखा गया है, तो ये माइनस क्यू आवेश हमारा इस दिशा में बल का अनुभव करेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेगा। क्या कुछ चीजें समझ में आ रहा है? ठीक ना? तो धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। अब क्वेश्चंस आपका राइज होगा, सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर जस्ट 5 मिनट बाद मैं आपको देता हूं। इससे पहले एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, है ना? एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, और उसके बाद फिर गुणधर्म। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? अब देखो, हमने वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसके अंदर किसी एक अन्य आवेश को रखने पर वह एक बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हमने बोला कि वह एक वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा, अब वैद्युत क्षेत्र को विजुअलाइज करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वैद्युत बल रेखाओं का, जो विजुअलाइज देता है, जो आपको मतलब रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। कहीं पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करो तो उसको प्रदर्शित करने में वैद्युत बल रेखाएं जो है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं के डेफिनेशंस देख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका है कि मान लो यहां पे हमारे पास एक क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इसके चारों ओर इसने क्या बना रखा है, वैद्युत क्षेत्र बनाया है। इसने इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र बनाया है, और हमने कहा कि इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप कहीं पे भी एक टेस्ट चार्ज को छोड़ दो, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पे भी आप एक टेस्ट चार्ज को छोड़ दो। अब ये टेस्ट चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये एक बल का अनुभव करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस फोर्स की दिशा में वो गति करना स्टार्ट करेगा या गति करने लगेगा। तो यहां पे अगर हम इस टेस्ट चार्ज को रख देते हैं तो टेस्ट चार्ज आपको पता है वो इस दिशा में गति करेगा। अच्छा, अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां पे छोड़ दोगे तो टेस्ट चार्ज इस दिशा में गति करेगा, अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां छोड़ोगे तो टेस्ट चार्ज इस दिशा में गति करेगा। ये गति करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं पे भी छोड़ोगे तो वो इस तरीके से ही क्या करेगा, गति करेगा। तो वो जिस दिशा में गति करेगा, और उस दिशा को एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा हम उसको निरूपित करें, तो उस रेखा को, ये जो रेखा हमने बनाया है, इस रेखा को हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। अब ये वैद्युत बल रेखा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये वैद्युत बल रेखा है क्या केवल स्ट्रेट होगा, क्या एक सरलरेखीय पथ पे चलेगा, या वो एक वक्र के पथ पे भी चल सकता है? यस, तो ये सरलरेखीय भी हो सकता है और ये वक्राकार भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस नेचर का है, वो वैद्युत क्षेत्र किसने जनरेट किया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल मैंने आपको विजुअलाइजेशन दिया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम एक परीक्षण धनावेश को रखते हैं और वो धनावेश जिस दिशा में गति करता है, जिस पथ से वो गति करता है, उस पथ को अगर हम एक लाइन के द्वारा, एक रेखा के द्वारा निरूपित करें तो उस रेखा को हम बोलेंगे वैद्युत बल रेखा है। ये आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, ये आपका वक्राकार भी हो सकता है। तो देखो इसका डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन यहां पे आपके पास है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र ये लाइन काट देना, ठीक है, जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत एकम धनावेश चलता है, जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत धनावेश क्या करता है, वो चलता है। तो वैद्युत बल रेखा में अगर हम क्या करते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। या तो उस बिंदु पर बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, और एज यू नो कि जो बल की दिशा है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो जिस दिशा में वो गति करेगा वो बल की दिशा हो जाएगी और वही दिशा आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो सिंपल कि एक काल्पनिक निष्कोण वक्र स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आपका कर्व इस तरीके से हो, आप कहोगे सर ये भी तो कर्व है बट ये स्मूथ नहीं है। आप सोच रहे हो क्या सर कर्व ऐसे बन सकता है? नहीं, वैद्युत बल रेखा ऐसे भी नहीं बन सकता है, वो कहीं से कट नहीं हो सकता। जैसे ये गया और इसके बाद यहां से स्टार्ट हो गया, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि वो कट जाए कहीं से। या आपका वैद्युत बल रेखा इस तरीके से भी नहीं हो सकता है, इस तरीके से भी नहीं हो सकता है, इस तरीके से भी नहीं हो सकता है। वैद्युत बल रेखा है यहां से ये तुरंत बैंड भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा स्मूथ कर्व के फॉर्म में होगा। वो इस तरीके से होगा, देखो ये हमारा इस तरीके से एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा। अगर वक्राकार है तो आपका वैद्युत बल रेखा कुछ इस तरीके से कर्व के पथ पे इस तरीके से हो सकता है, ये एक स्मूथ कर्व है, तो स्मूथ वक्र के रूप में होगा। ऐसा नहीं कि पहले चार्ज पार्टिकल ऐसे गया फिर वापस आ गया फिर ऐसे चला गया, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी वैद्युत बल रेखाएं हम ड्रॉ करेंगे बेटा, वो वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण वक्र होंगे। निष्कोण, कहीं से भी वो बैंड नहीं होगा। निष्कोण का मतलब कोण कहीं भी नहीं बनेगा। अगर इस तरीके से बैंड होता है तो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, ये यहाँ पे एंगल्स बनते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और वैद्युत बल रेखा कहीं भी किसी भी बिंदु पर वो कट नहीं होगा, किसी भी बिंदु पर वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल यहां से मूव कर रहा था, यहां पे था और अचानक से यहां से जंप करके यहां पे चला गया, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल। कहीं भी वो ब्रेक नहीं हो सकता, कहीं से वो टूट नहीं सकता है। तो वैद्युत बल रेखा कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी वो वक्राकार मतलब इस तरीके का नहीं हो सकता है। वो हमेशा कैसा रहेगा? आपका स्मूथ रहेगा। कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिसमें एकांक स्वतंत्र धनावेश चलने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। जिसमें एकांक धनावेश आपका इजीली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो उस कर्व को हम बोलेंगे वैद्युत बल रेखा है। लेट्स से ये हमारा एक वैद्युत बल रेखा होगी, एक निष्कोण वक्र के रूप में, एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में। अगर हम इस पे कहीं पे भी किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। लेट्स से हमने यहां पे इस बिंदु ए पर हमने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया, हमने इस बिंदु बी पर यहां पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो इस बिंदु पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है वो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। या इस बिंदु पर अगर एक परीक्षण धनावेश को रख देते हैं, Q नॉट आवेश को, तो इस Q नॉट आवेश पे जो बल लगेगा इस बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा? ये बल की दिशा को। तो आपको पता है बल और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में काम करता है, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो कभी भी किसी भी वैद्युत बल रेखा पर जब भी हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो तो देखो नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करीब इसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपका बन जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्वेश्चन बन जाते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के किन्हीं 4 गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। क्यों? ऐसा क्यों? रीजन क्या है? लेट्स से यहां पे हमने एक प्लस का क्यू आवेश रखा है, यहां पे हमने एक माइनस का क्यू आवेश रखा है ना। देखो रीजन देखो, ये प्लस का आवेश, यहां पे हमने माइनस का आवेश रखा है। अच्छा, अगर हम यहां पे इसके बीच में कहीं पे भी एक परीक्षण धनावेश को रख देते हैं, परीक्षण धनावेश
क्यू नॉट को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस दिशा में ये बल का अनुभव करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, जिसके कारण ये इस दिशा में एक बल का अनुभव करेगा। इसका मतलब ये जो परीक्षण धनावेश है वो यहां से चल के कहां पे जाके रुकेगा, वो इस नेगेटिव चार्ज पे जाके रुकेगा, चिपक जाएगा उसके साथ। सिंपल। तो यहां पे देखो, तो वैद्युत जो आपका परीक्षण धनावेश है वो इस पॉजिटिव से चलना स्टार्ट किया और कहां पे जाके खत्म हुआ, वो इस नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हुआ। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश करती है। अगर दोनों आवेश एक साथ रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव से चल के नेगेटिव में क्या होता है, खत्म होता है। तो इस तरीके से अगर हम टू चार्ज सिस्टम बनाते हैं, देखो टू चार्ज का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो किस तरीके का होगा, ये हमारा एक पॉजिटिव क्यू आवेश है, ये हमारा एक नेगेटिव क्यू आवेश है। तो वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव वो इस तरीके से चलेंगे। पॉजिटिव से चल के नेगेटिव में जाके ये इस तरीके से खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा वैद्युत बल रेखाएं बनेंगे जब हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए बनाएंगे। ठीक है। अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाते हैं तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका देखो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो पॉजिटिव आवेश मतलब धनात्मक आवेश से निकलती है। अगर हम बात करेंगे ऋणात्मक आवेश की, किसकी बात करते हैं, माइनस क्यू आवेश की, ये हमारा माइनस का क्यू आवेश है। इस माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती है, मतलब इसमें प्रवेश करती है, क्या प्रवेश करती है। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं जो है इसमें प्रवेश करती है बेटा। ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, वो तो वैद्युत बल रेखाओं को उत्पन्न करती है, वो अपने में से निकालती है, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वो वैद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर प्रवेश कराती है, या उसके अंदर प्रवेश करके वैद्युत बल रेखाएं खत्म हो जाती है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रखा होगा तो उसके लिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में जाके प्रवेश करेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में प्रवेश करती है, ऐसा क्यों, व्हाई। तो रीजन इसका सिंपल है बेटा, यहां पे रीजन सिंपल है। देखो, अगर आपके पास एक पॉजिटिव आवेश है, क्या है भाई, एक पॉजिटिव आवेश है, आप यहां पे एक टेस्ट चार्ज को रखोगे बेटा, यहां पे एक टेस्ट चार्ज धनात्मक आवेश को अगर आप रखोगे तो आपको पता है ये इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा तो ये कहां जाएगा, इससे दूर जाएगा, तो इस दिशा में बल का अनुभव करेगा, और इसी दिशा में आपका, क्योंकि बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी होता है, तो वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में निकलेंगे। यहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते हो क्यू नॉट को, तो ये इस दिशा में बल का अनुभव करेगा। यहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो अब बल इस दिशा में ये अनुभव करेगा। तो आपको ये लग रहा है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है, इसलिए वैद्युत बल रेखाएं भी पॉजिटिव से कहां जाएंगे, दूर जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बेटा, देखो ये माइनस का आवेश है, क्या है भाई, ये माइनस का आवेश है, होगा क्या, सिंपल। अगर हम यहां पे एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं बेटा, यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं क्यू नॉट को, यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं क्यू नॉट को, यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, कहीं अलग अलग लोकेशंस पे अगर आप रख दोगे तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। जब नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा तो ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है ये गति करेगा, यहां पे इस दिशा में गति करेगा, तो आपको क्या लगेगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट करता है, क्यों, क्योंकि धनात्मक जो परीक्षण धनावेश है वो उससे दूर जाती है। नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज वैद्युत बल रेखाओं को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है या उसके अंदर प्रवेश करती है। तो इस केस में क्या होता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज परीक्षण धनावेश को अपनी तरफ खींचती है। तो ये रीजन है कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव क्यों उत्पन्न करता है और नेगेटिव में ये प्रवेश क्यों करता है। दूसरा गुणधर्म है, बल रेखाएं
बल रेखा हो गई किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बल की दिशा को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, अगेन यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये पहले ही मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी बिंदु पर अगर ये आपका एक वैद्युत बल रेखा है, कर्व के आकार का है, और इसमें अगर हम किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखा जो है इस बिंदु पर बल की दिशा को या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये प्रदर्शित करता है इस बिंदु ए पर। ठीक है, तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में आपका बल भी लगेगा। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, क्या करें कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती है, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो भी कटान बिंदु होगा उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को या वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। देखो इसको समझो, इसको समझो बेटा, सिंपल है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक वैद्युत बल रेखा है और एक वैद्युत बल रेखा ये हो गया। ये दो वैद्युत बल रेखा मान लो ये किसी बिंदु पर काटती है, किसी बिंदु पर काटती है। अगर वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर काटती है तो क्या होगा, तो इस कटान बिंदु पर एक ये जो हमने ग्रीन टाइप के कलर से ड्रॉ कर रखा है, तो इस पे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस पे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस तरीके से। एक हम येलो कलर पे या येलो कलर से जो हमने एक वैद्युत बल रेखा देखा रखा है, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, E1 और ये आपका E2, ये दो स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इस बिंदु पर ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर दो दिशा है किसकी, वैद्युत बल की। मतलब यहां पे अगर एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये टेस्ट चार्ज इस दिशा में भी बल का अनुभव करेगा और इस दिशा में भी बल का अनुभव करेगा। दो दिशाओं में बल का अनुभव करेगा एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम पे अगर वो दो दिशाओं में बल का अनुभव करेगा तो उसको एक ही समय पे उसको दो दिशाओं में जाना चाहिए। बट आपको पता है अगर टेस्ट चार्ज को यहां पे आप रखोगे तो या तो वो इस दिशा में जाएगा या इस दिशा में जाएगा, वो एक साथ दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता। अगर वो एक साथ दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता तो इसके अंदर एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होंगी, किसके, वैद्युत क्षेत्र की। अगर एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है, दो दिशा अगर नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि एक बिंदु पर जहां पे वैद्युत बल रेखा कट कर रही है तो उस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा कभी भी काट नहीं सकती है। तो इसलिए वैद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती है। वो चाहे तो वो बैंड हो जाती है बट कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसा अगर वो करेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वो दो स्पर्श रेखाएं जो है वो उस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो दिशाओं को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि असंभव है। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ठीक है, अच्छा आ जाओ नेक्स्ट गुणधर्म है, कह कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है और इसी कारण विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेशों में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। ये क्या कह रहे हैं कि सिंपल लेट से यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव आवेश है, यहां पे हमारे पास एक नेगेटिव आवेश है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये एक वैद्युत बल रेखा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको इमेजिनेशन करो, थोड़ा सा कल्पना करो कि ये खींची हुई क्या है, रबड़ बैंड है, खींची हुई रबड़ की डोरी है, मानो क्या है, रबड़ की डोरी है, वो जिसको हमने खींच रखा है। टेंडेंसी क्या होगा, अगर एक रबड़ की बैंड को अगर आप खींचोगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगा, उसकी टेंडेंसी होगा वो अपने लंबाई के अनुदेश अपने लंबाई को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा। वो सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा, मान लो ये डोरी है, ये सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा, जब सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में आएगा, नेगेटिव चार्ज इस दिशा में आएगा और दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसीलिए विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो यहां पे बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका, ये रेखाएं अपनी लंबाई की
लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है और इसी कारण समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखो सिंपल ये क्या कह रहा है कि मानो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है आपका बेटा। अगर ये वैद्युत बल रेखा जनरेट करेगा तो इस दिशा में बेंड हो जाएगा, इसकी वैद्युत बल रेखा इस दिशा में बेंड हो जाएगा, ये इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं को जनरेट करेगा। तो कह रहे कि ये लंबाई अपनी लंबाई के लंब दिशा में, ये लंबाई के लंब दिशा हो गया, इस लंब दिशा में ये एक दूसरे को क्या करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा। जब दूर हटाने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, दूर। तो इसलिए समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेश में आपका आकर्षण होता है। तो ये 5 गुणधर्म है जिसका यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी अगर वैद्युत बल रेखा क्या है, एक दूसरे से समान दूरी पर है, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के समान दूरी पर है और समानांतर है, जैसे इस तरीके के वैद्युत क्षेत्र है। ये जो वैद्युत क्षेत्र है देखो, इसमें जो लाइंस है, ये जो लाइंस है ये समान दूरी पर है, एक तो इसकी दूरी समान है। अच्छा, अगर इसकी दूरी समान है तो सिंपली मिट क्यों गया ये पूरा, और ये एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। अच्छा, एक दूसरे के समानांतर भी है और एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। कैसा, एक समान, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर तथा एक दूसरे के समानांतर हैं तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगर वैद्युत बल रेखा इस तरीके से है बेटा, कहीं वो एक दूसरे के पास पास है तो कहीं पे वो एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, इस तरीके से। तो यहां पे तो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे के पास पास में है, यहां पे वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से दूर दूर है और एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है। तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है ये असमान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। किसको, असमान वैद्युत क्षेत्र को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये आपका असमान वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप ये चीज सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमने कहा था कि अभी आपको बताएंगे हम, हाँ यहां पे तो मैंने यहां पे ये बताया था कि धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा इसलिए होता है बेटा, सिंपल यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे तो जनरेट नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे तो जनरेट नहीं होगा ना, अपने आप तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं तो आवेश रखा होगा। तो यहां पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। कैसा चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, जो जिसमें से वैद्युत बल रेखा है बाहर की तरफ आ रही है। यहां पे हमने क्या करा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया बेटा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो आपको पता है ये धनात्मक, ये धनात्मक, धनात्मक में क्या होगा, रिपल्शन होगा। किस दिशा में, इस दिशा में। तो बल कहां, बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। कितना बल लगेगा भाई, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और किस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा देखो नेक्स्ट, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है तो उस केस में ये वैद्युत क्षेत्र किसी ना किसी ने जनरेट किया होगा। लेट्स से अगर ये वैद्युत क्षेत्र नेगेटिव ने जनरेट किया है, किसने जनरेट, या सिंपल यहीं पे ले लो इसको कि ये वैद्युत क्षेत्र आपका पॉजिटिव ने जनरेट किया, ये पॉजिटिव चार्ज से ये वैद्युत बल रेखा है जनरेट हुआ, इससे दूर की तरफ जा रहा है, इससे निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर इससे बाहर की तरफ ये जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं बेटा, किससे, एक नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं, तो आपको पता है
ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब ये अट्रैक्शन होगा तो ये इस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में ये बल का अनुभव करेगा। तो एक नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव कर रहा है। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहां पे दे दिया, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, छोटी से छोटी चीज है वो एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे मिलेगा। बस बने रहना आपको इस चैनल पे और इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको एक एक छोटी से छोटी चीजें जो आपको समझ में आ जाए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आज नेक्स्ट टॉपिक पे है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें भाई, डेरिवेशन। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? तो हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं बेटा यहां पे हमारे पास एक परीक्षण धनावेश एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, बिंदु आवेश रखा है प्लस क्यू। यहां पे हमने एक प्लस क्यू धनावेश को रख दिया है और इससे आर दूरी पर हम मान लेते हैं यहां पे एक बिंदु है P। इससे आर दूरी पर एक बिंदु है P और इस बिंदु P पर हमें निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने कहा सिंपल सी बात है कि हम किसी एक बिंदु A पर या बिंदु O पर अगर हम एक बिंदु आवेश को रख देते हैं तो उस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P को मान लेते हैं। तो इस बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा आपको कैलकुलेट करना, तो सिंपल सा फंडा होगा, यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि आप इस P बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज को रख दो, एक परीक्षण धनावेश को रख दो, Q0 को रख दो। यहां पे किसको रख दोगे बेटा, Q0 को यहां पे प्लेस कर दोगे। तो देखो मान लेते सबसे पहले, माना AP इज इक्वल टू R। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P पर एक परीक्षण धनावेश Q0 को रखते हैं। क्या करते हैं, Q0 को रखते हैं, एक परीक्षण धनावेश Q0 को रख देते हैं। ठीक है, हमने Q0 धनावेश को रख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहां पे बेटा सिंपल, अगर Q0 धनावेश को बिंदु P पर रखेंगे तो दोनों आवेशों के बीच बल, कितना बल लगेगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा बेटा? तो कूलम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। और मान लो ये कहां पे रखा है, ये वायु में रखा है, यहां पे माध्यम क्या है, वायु है। तो लगने वाला बल जो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या Q0 बाय R स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? तो इसकी डेफिनेशन से E इज इक्वल टू F बाय Q0। क्या होगा, सिंपल F बाय Q0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। F को Q0 से डिवाइड कर दो, तो जब 1/Q0 इंटू F का वैल्यू रख देना बेटा यहां से, तो ये आपका जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू आपका जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा एट पॉइंट
P। तो P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना जाएगा? वैद्युत क्षेत्र आपका जो E इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू आपका जाएगा 1/4πε0 K। क्या जाएगा? 1/4πε0 K। एप्सिलॉन जो है सॉरी K जो है आपका परावैद्युतांक है उस माध्यम का, और ये आपका Q बाय क्या जाएगा आपका R स्क्वायर जाएगा। तो E इज इक्वल टू आपका जाएगा Q बाय R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम किसी माध्यम में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो K गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होता है? K गुना कम हो जाएगा। ये मीडियम में है, इसको EM से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। किससे? EM से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो मीडियम में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K से डिवाइड कर देंगे और Q बाय R स्क्वायर। तो जब भी हम किसी माध्यम में आवेश को रखेंगे, चाहे वो जल है आपका, कोई ऑयल है या कोई दूसरा मीडियम है, तो उस मीडियम में आवेश को रखते ही वो मीडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को निर्वात के कंपैरिजन में या वायु की तुलना में K गुना क्या कर देगा? उसको कम कर देगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहां पे एक उदाहरण के लिए हम यहां पे ये मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहां पे देखो कि अगर जल में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, जल में वायु में, किसमें? वायु में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो 81 है, 81 न्यूटन पर कूलम है। जब इसको जल में आप रख दोगे, क्या करोगे? जल में रख दोगे तो जल में जो वैद्युत क्षेत्र है वो 81 टाइम्स, क्योंकि K का वैल्यू जल में कितना होता है? जल के लिए K का वैल्यू आपका 81 होता है। तो उस केस में आपका 81 गुना क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, तो 1 न्यूटन पर कूलम रहेगा। कितना रहेगा? 1 न्यूटन पर कूलम रहेगा। मतलब जो वायु में वैद्युत क्षेत्र आवेश कितना जनरेट कर रहा था? 81 न्यूटन पर कूलम जनरेट कर रहा था। जैसे उसको हम जल के अंदर डुबो देंगे, जल में वैद्युत क्षेत्र कितना रह जाएगा? 1 टाइम रह जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम रह जाएगा। इसका मतलब जल ने वैद्युत क्षेत्र को 81 गुना जो है वो कम कर दिया है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक का मतलब यही है कि कोई भी माध्यम वायु या निर्वात की तुलना में वैद्युत क्षेत्र को कितना गुना कम कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपका डेरिवेशन खत्म। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, इसमें अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, छोटा सा यहां पे मैं इसको यूज करूंगा। मैं देखो, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र का इक्वेशन देखता हूं, E इज इक्वल टू क्या? 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ का भी इंपॉर्टेंस है। यहां पे ग्राफ की बात करता हूं मैं, E वर्सेस Q का। अगर E वर्सेस Q का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां पे इस इक्वेशन से आप देख सकते हो E जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके? Q के प्रोपोर्शनल। E इज प्रोपोर्शनल टू Q। E Q के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो आपका बनेगा यहाँ पे E और Q के बीच में, तो यहाँ पे हम Q ले लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, इसको E कंसीडर करते हैं। ग्राफ जो बनेगा आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरीके से, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ बनेगा, कंपटीशन में पूछा जाता है। सेकेंड, अगर E वर्सेस किसका ग्राफ बनाते हैं? E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सारी चीजें कांस्टेंट कर दो भाई, यहां पे कांस्टेंट के ले लेना। हाँ, सारी चीजें कांस्टेंट कर दो, तो E जो है आपका, E जो है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और जब इसका यहां पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, किसका? E और R का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ये R, ये आपका E, जैसे आप R को इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ग्राफ जो है आपका कुछ इस तरीके से, इतना बेंड नहीं होगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ऐसा एक ग्राफ बनेगा कि जब आप R को इंक्रीज करोगे तो धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो हो जाएगा। वहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके आपका जीरो हो जाएगा।
अच्छा, और किसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? अब E वर्सेस K का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, E वर्सेस K का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो E वर्सेस K का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखो यहां पे सिंपल, ये आपका K, ये K और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E। जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरीके का वेरी, मतलब यहां पे K को इंक्रीज करने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज होगा, तो ग्राफ आपका यहां पे भी क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी K, R नहीं 1/K। तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, मतलब एक थोड़ा सा बैंडिंग ग्राफ बनेगा कि K को इंक्रीज करने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ्स हो गए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, डेरिवेशंस आपका समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आते हैं? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं बेटा। देखो आ जाओ, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, दो ध्रुव कौन से? अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति के। तो अगर आपका एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो वो दो ध्रुव हो गए, और वो दो ध्रुव एक दूसरे से एक अल्प दूरी पर स्थित, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो वो क्या बनाएगा? वो आपका एक डायपोल बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अज्यूम करते हैं कि यहां पे अगर हमारे पास दो आवेश है, कितने आवेश है भाई? दो आवेश है। तो एक ये आवेश है यहां पे, प्लस का Q आवेश है, यहां पे आपका एक माइनस का Q आवेश है। एक प्लस का Q आवेश, एक माइनस का Q आवेश, एक दूसरे से अगर ये अल्प दूरी पर स्थित है, बहुत नगण्य दूरी पर स्थित है, तो इस सिस्टम को, ये जो मैंने एक सिस्टम फॉर्म किया है, इस सिस्टम को बोलेंगे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे उदाहरण के लिए NaCl हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? Na और Cl एक दूसरे से कुछ दूरी पर होता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एक दूसरे से छोटे से दूरी पर स्थित होते हैं। अच्छा, जैसे आपका HCl हो गया, HCl में भी क्या होता है? आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो HCl भी आपका क्या बन गया? एक वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, तो सोडियम ब्रोमाइड में भी आपका Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, तो ये भी आपका क्या बन गया? एक डायपोल बन गया। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से जो आपका पदार्थ होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को, उस सिस्टम को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन देखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। यहां तक डेफिनेशंस हो गया वैद्युत द्विध्रुव की, होते हैं यहां तक वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशंस हो गई। अच्छा, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है कि जो हमारा डायपोल है, अलग अलग हमने डायपोल आपको दे रखा है, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसकी तीव्रता ज्यादा है, मतलब कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन वीक है, कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि कौन सा द्विध्रुव स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, कौन सा द्विध्रुव वीक है, मतलब दुर्बल है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर डिफाइन किया, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी द्विध्रुव के प्रबलता या उसके निर्बलता को रिप्रेजेंट करता है, और मैथमेटिकली, गणितीय विधि से मैथमेटिकली हमने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है वो देखते हैं। तो यहां पे हमने इसको डिफाइन किया है कि किसी एक बिंदु आवेश तथा दोनों बिंदु आवेश का परिमाण, यहां पे ऐड कर देना का परिमाण, बिंदु आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा? हमने कहा कि किसी एक बिंदु, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के गुणनफल को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण बोला जाएगा। तो देखो यहां पे, देखो इसमें, तो अगर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, अगर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक प्लस का क्यू आवेश है, एक माइनस का क्यू आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है इसको लिया जाता है कितना, इनके बीच की जो दूरी है इस दूरी को हम कंसीडर करते हैं कितना, 2l। कितना दूरी लेते हैं, 2l दूरी हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है इन दोनों में से किसी एक का परिमाण कितना, Q, कितना Q, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितना, 2l। तो P इज इक्वल टू होता है आपका Q इंटू 2l, क्या, Q इंटू 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उन दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा बेटा, एक बार रिपीट कर दो आपको याद हो जाएगा, डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, लिख दो, बोलो कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। अच्छा, अब यहां एक सदिश राशि है, यहां एक है क्या है भाई, सदिश राशि है, ओके, सदिश राशि है भाई। अच्छा, अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होंगी, तो इसकी जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश, ऋणावेश से धनावेश की ओर लिया जाता है, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। याद रखोगे क्या कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। क्या, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है, ये याद रखना है आपको, क्या, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। चलो ओके, बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। ठीक है, मात्रक, अच्छा मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक भी तो होगा, तो मात्रक Q का मात्रक क्या, कूलम, क्या होता है भाई, कूलम, और L का हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा, ये कूलम मीटर हो जाएगा, क्या जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। इसको हम डेबी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेबी भी बोलते हैं इसको हम, डेबी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्हीं के ऑनर्स पे, उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट दिया गया है। तो कूलम मीटर ज्यादातर यूज करते हैं, या कहीं कहीं आपको इसका यूनिट जो है वो डेबे दिख जाएगा, डेबे होता है। सुनाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव है आपका, ये आपका मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका ऋणात्मक आवेश है, ये आपका धनात्मक आवेश है ना? तो ये इसका अक्ष हो गया। अगर इसके अक्ष पे ही कहीं बिंदु लेते हैं P, तो इसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति। क्या बोला जाता है बेटा, अक्षीय स्थिति हम इसको बोलते हैं, क्योंकि अक्ष पर स्थित होता है, आइदर इस साइड या आइदर इस साइड, दोनों में से किसी साइड में हो सकता है, बट इसी लाइन पे होना चाहिए, इसी लाइन पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब यहां पे ये जो द्विध्रुव है इसका मिड पॉइंट हुआ, ये इसका मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु से अगर लंब अर्धक रेखा ड्रॉ करते हैं, क्या लिख, लंब अर्धक, यहां इस पे लंब होगा और इस अक्ष को दो भागों में विभाजित करेगा। तो ये हमारा एक रेखा हो गया, है ना। इस पे स्थित अगर कोई बिंदु है कहीं पे भी, अगर आपका इस साइड में बिंदु है या इस साइड में बिंदु है, तो इसको बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। क्या बोला जाता है बेटा, निरक्षीय स्थिति। तो दो स्थिति पे हम, अगर इसके अलावा, अब इसके अलावा कहीं पे भी बिंदु है आपका, यहां पे है, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ये यहां पे, कहीं पे भी है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। ना तो वो अक्षीय है और ना ही ये निरक्षीय है। तो इन तीन बिंदुओं पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका अक्षीय स्थिति पे निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति पे निकालते हैं और सामान्य स्थिति पे निकालते हैं, जनरल पॉइंट्स पे निकालते हैं। बट सिलेबस के अंदर आपका केवल एंड केवल अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है, तो केवल ये ही दो टॉपिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो आपको पता चल गया अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है।
अक्ष पर अगर बिंदु स्थित है द्विध्रुव के, तो उसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। अगर लंबवर्धक रेखा पर जो हमारा द्विध्रुव का अक्ष है, अगर इसको अगर लंब अर्धक, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है और अर्धक का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब मध्य बिंदु से, तो इसके मध्य बिंदु से लंबवत अगर कोई भी रेखा पास होता है तो उसको बोलते हैं निरक्षीय अक्ष या निरक्षीय स्थिति। और इस पे कहीं बिंदु अगर दे रखा है तो उस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले आपका यहां पे है कि वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा अक्षीय स्थिति पे, किस पे, अक्षीय स्थिति पे। यस, बहुत बढ़िया भाई। देखो अक्षीय स्थिति पे हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, देखो ये हमारा प्लस का क्यू आवेश, सॉरी माइनस क्यू आवेश लो, यहां पे ये माइनस का क्यू आवेश और इस बिंदु पे यहां पे आपका प्लस का क्यू आवेश। इसका द्विध्रुव आघूर्ण नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र भी आप जो निकालोगे द्विध्रुव के दिशा में निकालोगे, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में निकालोगे, तो इस डायरेक्शन में आप यहां पे निकालना वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट P पर। कहां पे, इसको हम नेम दे देते हैं पॉइंट P दे देते हैं नेम। तो इस के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जस्ट बेटा देखो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये इसका सेंटर है, ये आपका A, ये आपका B हो जाएगा, है ना, ये आपका सेंटर हो गया O। O से जो P की जो दूरी है मान लेते कितना, ये R है। और आपको पता है द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना 2L होता है, तो यहां से ये जो A से O तक की दूरी L, O से B तक की दूरी L हो जाएगा। तो B से P तक की जो दूरी है ये आपका जो R माइनस L, और आपका नेगेटिव चार्ज से जो दूरी हो जाएगा वो R प्लस L हो जाएगा। क्या जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। तो B से P तक की दूरी R माइनस L, A से P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा, ठीक है ना। और मूल बिंदु से मतलब मध्य बिंदु से P तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया कितना, R। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी P बिंदु पर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो पॉजिटिव के लिए जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा बेटा वो इससे दूर इस दिशा में बनेगा, इसको हम E1 नेम दे देते हैं। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, जो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ये अपनी तरफ अपनी दिशा में बनाएगा। नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है वैद्युत बल रेखा की दिशा, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा तो ये इधर बनाएगा वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका जगह E2 इसको नेम दे देते हैं। तो बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, एक E1 और एक E2, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि विपरीत दिशा में है। किसमें है, विपरीत दिशा में है। तो देखो आ जाओ आप यहां पे, देखो मान लेते हैं सबसे पहले हम यहां पे, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L, और O से P तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम R है। तो A से P तक की जो दूरी है वो आपका जाएगा R प्लस L, और B से P तक की जो दूरी है वो आपका जाएगा R माइनस L हो जाएगा। तो धनात्मक आवेश, धनावेश या प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो E1। तो आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव क्यू चार्ज एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई, दूसरे पेन से लिखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे आर मतलब दूरी कितना आपका बीपी, तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आपका E1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी। बीपी देखो कितना आर माइनस एल, तो यहां पे आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन दिशा की अगर हम बात करेंगे तो दिशा क्या हो जाएगा, बी से पी की तरफ, दिशा बी से कहां जाएगा, पी की तरफ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के
कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस के आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो कितना होगा यहां पे, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र आपका हो जाएगा सिंपल E2। कितना जाएगा बेटा? E2। कितना लिखेंगे आप? E2 लिखेंगे। तो E2 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP का स्क्वायर। तो A से P तक की दूरी, A से P तो AP का स्क्वायर, और AP कितना? R प्लस L है, तो यहां पे आपका R प्लस L सब्स्टिट्यूट कर देना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा यहां से? P से A की तरफ। डायरेक्शन कहां? देखो P से A की तरफ आ रही है। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना, एक चीज यहां पे आप टैटू बनवा लो या उसको कहीं नोट कर लो जहां पे आपकी नजरें जाती रहे। ये लिखो कि जो कोई भी भौतिक राशि सदिश हो तो उसमें जब वैल्यू रखा जाता है, जब उसका मान सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रखा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे माइनस का आवेश है तो यहां पे आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? यहां पे आपको माइनस लिखना चाहिए था, क्योंकि माइनस का क्यू आवेश है, तो यहां पे क्यू की जगह माइनस क्यू होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है केवल उस सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जो माइनस साइन है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश ने इस E2 की दिशा को प्रदर्शित किया है। किसकी? इस E2 की। E2 किस दिशा में आएगा वो जो है वो नेगेटिव चार्ज ने इंडिकेट कर दिया है, इसलिए जब भी यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वो पॉजिटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, तो यहां पे बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? देखो नेट वैद्युत क्षेत्र आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब यहां पे देखना बेटा, देखो दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 इस दिशा में है, E2 इस दिशा में है, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। किस में से किसको माइनस करेंगे? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसमें से कम वैल्यू को माइनस करेंगे। तो अगर आप यहां पे E1 और E2 को देखोगे तो E1 और E2 में आपको पता यह चलेगा कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि E का जो हर है यहां पे R माइनस L, ये छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो आपको पता देखो 1/5 एंड 1/10 इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो आपको पता है कि 1/5 बड़ा है। किसके कंपैरिजन में? 1/10 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका हर छोटा है। ऊपर की सारी चीजें तो सेम है बट इसका हर छोटा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इसमें भी इसका हर छोटा है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो आप क्या करोगे? यहां पे E1 में से E2 को आप माइनस कर दोगे। क्या करोगे? E1 में से E2 को माइनस करोगे तो सिंपली आपका E जो होगा वो जाएगा आपका E1 माइनस E2। तो देखो E1 आप रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, साथ में क्या? Q, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बाहर ले लो कांस्टेंट, क्या बचेगा आपका? 1/R माइनस L का स्क्वायर ठीक है, और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये R प्लस L का स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई तो माइनस R माइनस L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका R माइनस L का स्क्वायर और आपका जो R प्लस L का स्क्वायर, ये तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देना, तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2rl, कितना 2rl माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपका जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl डिवाइडेड बाय, अब देखो इन दोनों का स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं हम इसको लिखते हैं आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसको पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में आप लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपका जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अब यहां पे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आपका जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो, बाकी को ऐड कर दो तो यह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका जाएगा सिंपल, देखो बेटा 2 और 2 4 हो जाएगा, ये आपका कितना जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4rl डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि r जो है इट इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ग्रेटर एल स्क्वायर होगा, और इसको हम क्या कर देंगे यहां पे छोड़ने पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एल स्क्वायर को नीचे से छोड़ देंगे क्योंकि बहुत छोटी राशि है, अगर बहुत छोटी राशि है तो एल स्क्वायर को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, तो अगर एल को नेग्लेक्ट करते हैं तो E इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन बनेगा, देखो कितना, और इसके एक कॉन्सेप्ट और लगाना, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, हमने अभी डिफाइन किया था वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि द्विध्रुव के लिए हम बात कर रहे हैं तो द्विध्रुव के लिए P जो है वो क्या होता है Q इंटू 2L होता है। तो अब इसको इस तरीके से ब्रेक कर दो, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R डिवाइड बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। देखो ऊपर 4 है तो 2 इंटू 2 4, L को Q के साथ ले लिया और R को अलग से रख लिया हमने, R को अलग से रख लिया। देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना जाए R की पावर 4, इस R से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा R की पावर 3 बचेगा, कितना बचेगा R की पावर 3 बचेगा, तो इक्वेशन आपका ये हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 2p कितना जाएगा 2p क्योंकि Q इंटू 2L की जगह आप रख दोगे P, तो ये जाएगा 2p डिवाइडेड बाय R की पावर 3, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशंस आ जाएगा किस पे, एक्सियल पॉइंट पे, कहां पे एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब हो जाएगा। दिशा E1 की दिशा में, E1 की दिशा में मतलब यहां से ये A से A to P या B to P, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसकी दिशा A से P की तरफ होगा या B से P की तरफ आप बोल सकते हो, इस दिशा में होगा। जो आपका डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट के दिशा में ये काम करेगा। क्या कुछ चीज आई इस बात समझ में? अच्छा, अब अगर हम यहां पे क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ की बात करते हैं। यहां पे थोड़ा सा ग्राफ हम देख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन 2p बाय r क्यूब, 2p बाय r क्यूब। पहला ग्राफ आप बनाओगे E वर्सेस P का, किसका, E वर्सेस P का ग्राफ बनाओगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू P, E जो है वो P के क्या है, प्रोपोर्शनल, डायपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल है। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे P इस डायरेक्शन में, E आपका इस डायरेक्शन, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ जो है हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा।
ठीक है। अच्छा, सेकंड हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई वर्सेस आर का। तो एज यू नो ई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। आर क्यूब मतलब अब आर को इंक्रीज करोगे तो रैपिडली जो है वो आपका ई डिक्रीज होगा। जब रैपिडली डिक्रीज होगा तो यहां पे आपका ग्राफ जो बनेगा, सॉरी, आर वर्सेस ई, तो ग्राफ जो बनेगा इस तरीके से, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेम ये भी बनेगा, आर स्क्वायर का थोड़ा सा आपका स्मूथ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो ये तो हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव के कारण कहां पे? अक्षीय स्थिति पे। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय स्थिति पर या निरक्षीय रेखा स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निरक्षीय स्थिति हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। मान लो ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका प्लस का क्यू आवेश है, ये आपका माइनस का क्यू आवेश है ना? क्या बेटा? ये माइनस का क्यू आवेश है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है, तो ये इसका मध्य बिंदु, तो ये दूरी l और ये दूरी आपका l हो जाएगा। और इसके मध्य बिंदु से लंब पोजीशन में, कहां पे? लंब पोजीशन में यहां पे एक बिंदु है P, और इस बिंदु को बोलेंगे हम निरक्षीय स्थिति या निरक्षीय बिंदु। क्लियर है? तो इसके लंब अर्धक रेखा पर जो है एक आपका क्या है? बिंदु है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंपल सा फंडा। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा, किस दिशा में? इस दिशा में। इस नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा किस दिशा में? किस दिशा में? इस दिशा में। कहां पे होगा? ये इस दिशा में होगा। तो ये आपका E2, ये आपका E1, ये वैद्युत क्षेत्र होंगे E1 और E2। पॉजिटिव के लिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, नेगेटिव के लिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो दोनों ही कुछ अलग अलग दिशाओं में है। तो अगर हम यहां पे बात करें, लेट्स से अगर ये एंगल आपका थीटा है, यहां पे भी एंगल कितना बनना है? थीटा बनना है। तो अगर हम यहां से एक रेखा ड्रॉ करते हैं, यहां से एक अक्ष के समानांतर एक रेखा दर्शाते हैं, ठीक, तो उस केस में देखो, समझना इसको अच्छे से, ये एंगल थीटा बनेगा, ये भी एंगल आपका कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। ये भी एंगल आपका थीटा बनेगा। हाँ देखो, तो अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 है, इस E1 एंड E2 को क्या कर सकते हैं? हम दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, दो घटकों में इसको हम वियोजित कर सकते हैं। एक क्षैतिज घटक और एक आपका लंबवत घटक। क्या? एक क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक। क्षैतिज घटक किसको लेते हैं? जिसके साथ कोण बनता है वो हमारा क्षैतिज आता है, जो उस पर लंब होता है वो हमारा लंबवत होता है। तो E1 का एक क्षैतिज घटक इस दिशा में हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा, और E का ही एक क्षैतिज लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा, इस दिशा में हो जाएगा। तो E1 के दो कंपोनेंट हो गए, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक। घटकों में विभाजित करना है इसको हमें घटकों में क्या करना है? विभाजित करना है। देखो दूसरा, अब जो E2 है, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, बांटेंगे। तो एक घटक आपका इस दिशा में आ जाएगा E2 cos थीटा, और एक घटक आपका नीचे की तरफ आएगा E2 sin थीटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा इस डायग्राम में, तो आप यहां पे ये देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आपका सेम डायरेक्शन में है। तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में क्या जाएंगे? घटेंगे। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल आउट करेगा, एक दूसरे को निरस्त करेगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं,
माना ओपी, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम ओ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा पी बिंदु हो जाएगा। तो ओ से पी तक की जो दूरी है हम मान लेते हैं कितना है, ये आर है सबसे पहले, कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितना, आर। अच्छा, ये दूरी आर, ये एल है, तो इसको नेम दे देते हैं ए, इसको नेम दे देते हैं बी। तो ए से पी तक की दूरी बेटा कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, ये आर है ये एल है, तो कर्ण जो है ये आपका जाएगा रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और सेम यही दूरी बीपी के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी आर और ये भी आपका एल है, तो ये वाला दूरी भी आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला दूरी भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों दूरी आपस में बराबर। ओके ठीक है, देखो अब पॉजिटिव चार्ज, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र है कितना, E1, E1 इज इक्वल टू, देखो कितना जगह, सिंपल वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ए क्यू पॉजिटिव से ए की जो डिस्टेंस है दैट इज एपी, तो एपी का स्क्वायर हो जाएगा, एपी का स्क्वायर। तो देखो यहां से एपी का स्क्वायर क्या जाएगा आपका, रूट ऑफ, रूट कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका बीबी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एपी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये आपका जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिशा क्या, दिशा ए से पी की तरफ, इसकी जो दिशा है वो ए से पी की तरफ है, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां पे देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, देखो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र है बेटा सिंपल, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा आपका वो जाएगा देखो E2 इज इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बीपी का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पी तक की जो डिस्टेंस है वो बीपी के इक्वल हो जाएगा, और बीपी का स्क्वायर कितना जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों मैग्नीट्यूड को देखते हो, इसको और इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, परिमाण दोनों का समान है, बट दिशा अलग है। इसके लिए दिशा क्या है, पी से बी की तरफ, इसकी दिशा ए से पी की तरफ, इसकी दिशा पी से बी की तरफ है, बट परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है। तो आप यहां पे लिखोगे बट E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों का परिमाण बराबर है। अगर दोनों का परिमाण बराबर है तो इसके जो लंबवत घटक है बेटा, यहां पे जो इसका लंबवत घटक है, देखो यहां पे ये जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंगल इक्वल है, E1 E2 का वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर हो जाएगा। तो E1 sin थीटा से E2 sin थीटा पर क्या जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, E1 E2 cos थीटा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो वैद्युत क्षेत्र होगा, तो P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे नेट वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और आपको पता है E1 एंड E2 का वैल्यू सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 2E1 cos थीटा। तो 2 इंटू E1 का वैल्यू रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू यहां से निकालना, देखो cos थीटा का वैल्यू निकालो यहां से अगर cos थीटा का वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना आएगा, यहां पे cos थीटा निकाल देता हूं, देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका L है, और कर्ण कितना है इसका, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम यूज कर सकते हैं
L बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू रख देना, समझ में नहीं आया? ये एंगल थीटा है, ये आपका आधार हो जाएगा, आधार आपका L हो गया, ये आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका कितना हो गया? कर्ण आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार L कर्ण हो जाएगा आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। तो यहां पे आ जाओ भाई, cos थीटा का वैल्यू रख दो, L डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय, देखो इसकी पावर 1, रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर को ऐड करोगे 1 प्लस 1/2, अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? ये 3/2 आएगा। क्या आएगा? 3/2 आएगा। तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, एल स्क्वायर की पावर ये आपका जाएगा 3/2। कंसीडर करेंगे यहां पे, मान लेते हैं, माना आर जो है वो ग्रेटर है एल से, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू एल स्क्वायर से ग्रेटर होगा, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे यहां पे? छोड़ने पर एल स्क्वायर को यहां से नेग्लेक्ट करेंगे। जब एल स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट करोगे बेटा, सिंपल, एल स्क्वायर को जब आप नेग्लेक्ट करोगे आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा? और यहां पे बट एक इक्वेशन और लिखना, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। क्या होता है? P इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण है P, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो यहां पे आपका जो Q इंटू 2L है, इसके जब आप क्या रख दोगे? P रख दोगे, तो आपका इक्वेशन ये बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सॉरी P, तो P अपॉन ये आपका जगह, देखो यहां पे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां पे आपका क्या जगह देखो, E इज इक्वल टू यह जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाय आर क्यूब, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कहां पे? निरक्षीय स्थिति पर। तो निरक्षीय स्थिति में P बाय आर क्यूब होता है, तो एक्सिल पे, E एक्सिल पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय आर क्यूब। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या आया? इक्वेटोरियल पॉइंट पे E इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यूब। कितना है? P बाय आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल एक्सिल पॉइंट पे 2P बाय आर क्यूब है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका P बाय आर क्यूब है। अगर इन दोनों में एक रिलेशन देखेंगे तो आपको यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा कि ए एक्सिल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ट्वाइस होगा किसके कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में। मतलब अक्षीय स्थिति पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो निरक्षीय स्थिति के कंपैरिजन में डबल होगा। इसी पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है और एक टॉपिक आपका बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है बेटा इसका, तो पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जैसे ही पार्ट थर्ड बन जाएगा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिएगा, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस के लिंक जो है वो मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ, पावरफुल वीडियो के साथ, एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।